डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अपना 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, जंतुओं में जनन। हमने इसमें जनन की विधियों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लैंगिक और अलैंगिक विधियाँ, दो जनन की विधियाँ होती हैं। फिर हमने नर जननांग के बारे में पढ़ा था। आपने इन डायग्राम्स को अपनी कॉपी में बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं भी अब भी आपसे यही कह रही हूँ कि आप इन डायग्राम्स को अपनी कॉपी में ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा, निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। निषेचन की प्रक्रिया को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है ना। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि निषेचन जनन जो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या होता है, इनमें अंतर क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे जंतु होते हैं जो कि बाह्य निषेचन करते हैं और कौन से ऐसे जंतु होते हैं जो कि आंतरिक निषेचन करते हैं। फिर इसके बाद हमने भ्रूण का परिवर्तन पढ़ा था कि भ्रूण का परिवर्तन होता कैसे है। हमने पढ़ा था कि जो अंडाणु होते हैं वो अंडाशय में उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। इसके पश्चात यह अंडोत्सर्जन का किस में होता है, अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी में यह शुक्राणु से मिलते हैं। शुक्राणु से मिलने के बाद इसका युग्मनज बनता है। युग्मनज जो होता है उसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं। जब यह भ्रूण का निर्माण कर लेता है तब ये किस में आ जाते हैं, गर्भाशय में रोपित हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है, जब ये गर्भ में आ जाते हैं, जब इसका विकास पूर्ण हो जाता है, जब माँ उस शिशु को जन्म देती है उसे हम नवजात शिशु कहते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन जो मुर्गी होती है वो एक बच्चे को जन्म न दे करके किसको जन्म देती है, एक अंडा देती है वो, है ना। हमने इसमें ही पढ़ा था कि वो अंडा क्यों देती है। हमने इसके बाद जरायुज एवं अंडप्रसक जंतु के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि जब शिशु होता है, वयस्क जब बनता है तब उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। जैसे कि मेढक के बारे में हमने पढ़ा था कि जो मेढक होता है उसका एक लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, जो कि आगे वयस्क में परिवर्तित होता है। लार्वा कैसा होता है, उसकी पूंछ होती है, उसके हाथ पैर वयस्क के समान नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल वयस्क के समान नहीं दिखते हैं। इसके अलावा हमने इल्ली यानी कि जो रेशम कीट होता है उसके लार्वा के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने इसके अलावा हमने कायांतरण के बारे में पढ़ा था कि कायांतरण क्या होता है, यानी कि टैडपोल का वयस्क में जो रूपांतरण होता है कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ होता है। जैसे कि जो टैडपोल होता है वो कैसा होता है, उसकी पूंछ होती है, उसके हाथ पैर नहीं होते, लेकिन उसका वयस्क में जो रूपांतरण होता है वो कुछ विशेष परिवर्तनों की वजह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। हमने जानवरों में जनन के बारे में पढ़ लिया, हमने मुर्गी में पढ़ लिया, हमने मनुष्यों में पढ़ लिया, अन्य जानवरों में पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इनके बारे में पढ़ना है कि जो जंतु हमें दिखाई नहीं देती हैं या सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा। तो वो उनमें जनन किस प्रकार से होता है, तो उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। कैसे जनन पाया जाता है, तो अलैंगिक जनन की अगर आप परिभाषा लिखें और आपसे कोई उदाहरण पूछे तो आप क्या उदाहरण दे सकते हैं, हाइड्रा, अमीबा, ठीक है, ये सभी आप उसमें दे सकते हैं। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। जैसे कि हाइड्रा जो होता है उसे हम किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें एक स्थायी स्लाइड लेनी है। स्थायी स्लाइड मतलब बनी बनाई स्लाइड लेनी है। मार्केट में मिलती है इनकी स्लाइड। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं। देखिए, ये जो हाइड्रा का डायग्राम आप यहाँ पे दिखाया गया है आपको, उसमें इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ उभरी हुई संरचना भी देखने को मिलती है। तो इसका अध्ययन कीजिए। कुछ उभरी हुई संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा कि आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना आप 9.11 से कीजिए, यानी कि लेंस में या फिर माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको हाइड्रा का डायग्राम किस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, तो वो आपको बनाना है। फिर उसका जो इन दोनों का जो कंपेयरिंग करना है, यानी कि उस डायग्राम का जो आपकी बुक में दिया गया है उसका कंपेयरिंग करनी है आपको, ठीक है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही उभार दो, यानी कि इस डायग्राम में तो केवल आपको एक ही उभार दिखाई दिया गया है, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रा में केवल एक ही उभार हो, उसमें एक से अधिक भी उभार हो सकते हैं। ये उभार क्या कार्य करते हैं? ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अगर आपसे मुकुल की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रा में जो उभार विकसित होते हैं वो नए जीव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं, ठीक है। ईस्ट जो होता है उसमें भी क्या दिखाई देते हैं? मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्वक से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा जो होता है उसमें एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से एक नई जीव का विकास होता है, यानी कि उसमें जो मुकुल निकल रहे हैं, यानी कि ये वाले जो मुकुल निकल रहे हैं इनसे एक नई जीव का विकास होता है। कैसे होता है? कि जब ये पूर्ण रूप से जब डेवलप्ड हो जाता है, यानी कि इस वाली स्टेज तक आ जाता है, इस वाली स्टेज तक जब वो आ जाता है तब यह अपने जनक से टूट जाता है या फिर अलग हो जाता है और एक नए पादप का निर्माण कर लेता है या फिर नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के जनक को, जिसमें केवल एक ही जनक के द्वारा नए जीव को जन्म देता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, ये वाली परिभाषा आप अपनी कॉपी में अलैंगिक जनन की लिख लेना। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस जनन को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन की परिभाषा, अगर आपसे कोई मुकुलन की परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे? कि जो हाइड्रा होता है उसमें मुकुल से एक नया जीव विकसित होता है और इस प्रकार की जनन की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देती है। आइए यह कैसे होता है आप हम देखते हैं कि अमीबा में जनन कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं, आपने अमीबा की स्ट्रक्चर देखी होगी। 8th चैप्टर में मैंने आपको बताया था कोशिका संरचना एवं कार्य, उसमें मैंने आपको अमीबा की संरचना के बारे में बताया था। आपने देखा कि उसकी जो संरचना थी वो कैसी थी? अनियमित थी। वो किसी भी दिशा में गमन कर सकता है, यानी कि अनियमित मतलब उसकी जो संरचना है वो कैसी भी बदल सकती है, वो अपने आकार को किसी भी रूप में बदल सकता है। आपको स्मरण होगा कि अमीबा कैसे जीव होते हैं? एक कोशिक जीव होते हैं, वो एक ही कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसमें एक सुस्पष्ट क्या होता है? केंद्रक होता है ना। तो केंद्रक से क्या होता है? विभाजन से जनन प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। इसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर के दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यानी कि वह अलैंगिक जनन जिसमें जीव, अब द्विखंडन की विधि क्या हो गई? तो अब क्या लिखेंगे? वह अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव विभाजित होकर के दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। और इस विधि में किसी जीव का केंद्रक से विभाजन शुरू होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है दो भागों में बढ़ती है और प्रत्येक भाग में क्या होता है? केंद्रक होता है। यही लिखा हुआ है ना इसमें। यानी कि इनका जो द्विखंडन में जो जीव का जो विभाजन होता है वो किससे होता है? कोश केंद्रक से शुरू होता है। ठीक है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को जन्म देता है। ये आगे का आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ऐड कर लीजिए। आपको क्या ऐड करना है इसके नीचे, आप दोबारा से सुन लीजिए। मुकुलन एवं द्विखंडन विधि के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को जन्म देते हैं। इसके अलावा आपको अमीबा में द्विखंडन की और हाइड्रा में मुकुलन का डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिन्हें आप अपनी कॉपी में कर लेना। ओके। डॉली की यहाँ पर कहानी दी गई है। डॉली पता है क्या है? डॉली एक भेड़ का नाम है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे उत्पन्न हुई थी, ये क्लोन क्या होता है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो क्लोनिंग क्या होती है? हमने किसी जीव से किसी कोशिका को बाहर निकाल लिया, जैसे कि कोई जीवित भीड़ थी, उसके अंडाणुओं को हमने बाहर निकाल लिया। जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में हमने पढ़ा था कि जो माँ होती है उससे अंडाणु और जो पिता होते हैं उनसे शुक्राणुओं का निर्मोचन किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्लोन बनाने के लिए जो भेड़ होती थी उससे उन्होंने एक कोशिका यानी कि अंडाणु कोशिका को बाहर निकाल लिया उनकी बॉडी से।
और उस जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सबसे पहले इयॉन विल्मर तथा उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। कहाँ की थी, किसने की थी? सबसे पहले इयान विल्मट ने की थी और उनके कुछ सहयोगी थे एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में उन्होंने यह काम किया था। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा था। तो उन्होंने क्या किया था, एक भेड़ से उन्होंने मतलब अंडाणुओं का निर्मोचन किया, दूसरी से उन्होंने जो मेल भेड़ थी उससे उन्होंने स्पर्म का किया था। इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई थी। तो ये कहाँ से एकत्रित की गई थी? स्तन ग्रंथियों से प्राप्ति की गई थी कोशिका। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई थी। ठीक है, एक भेड़ से तो उन्होंने स्तनधारी से कोशिका एकत्र की थी, जबकि दूसरी उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका एकत्र की गई थी। अंड कोशिका से क्या किया था उन्होंने? अंड कोशिका को लेकर के उसमें से केंद्रक को बाहर निकाल दिया, केंद्रक रहित कर दिया उसको। उसके पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तनधारी से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित कर दिया। यानी कि डॉर्सेट नामक भेड़ की जो स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई थी और ब्लैकफेस ईव से जो अंड कोशिका ली गई थी, उन्होंने क्या किया? अंड कोशिका में से केंद्रक को बाहर निकाल दिया और डॉर्सेट मादा नामक भेड़ की स्तन ग्रंथि के केंद्रक को उस अंड कोशिका में डाल दिया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। इसके बाद उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया था, क्योंकि उसे उत्पन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता थी? एक गर्भाशय की आवश्यकता थी, इसलिए उसको उसमें रोपित कर दिया था। कौन सी भेड़ में? स्कॉटिश ब्लैकफेस में। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी। ऐसा क्यों था कि जो डॉली थी वो उसको जन्म तो ब्लैकफेस ईव ने दिया था, लेकिन वो किसके समान थी? डॉर्सेट भेड़ के समान थी। वो इसलिए उसके समान थी क्योंकि उसका केंद्रक किसका था? डॉर्सेट मादा भेड़ का था। जबकि कोशिका किसकी थी? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की थी। जबकि उसकी अंड कोशिका में से केंद्रक को निकाल दिया गया था। केंद्रक किसका डाला गया था? डॉर्सेट मादा भेड़ का। इसलिए वो किसके समरूप हुई? क्योंकि हमारे जो केंद्रक होता है उसमें हमारे जनन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, जो कि उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए कोशिका महत्वपूर्ण रहती है, उसमें पाया जाने वाला केंद्रक जो होता है, केंद्रक पदार्थ होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वो किसके समान हुई थी? डॉर्सेट मादा भेड़ के समान हुई थी। क्योंकि स्कॉटफिश ब्लैकफेस ईव ने केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसमें प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण उसकी जो मृत्यु थी वो 14 फरवरी 2003 को हो गई थी। तो डॉली की जो डेथ थी उसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को, और उसके बाद यह 2003 14 फरवरी को इसकी डेथ हो गई। किसके कारण? लंग्स इन्फेक्शन के कारण या फिर फेफड़ों में रोग के कारण। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ ही जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं। ये केवल जो भेड़ थी या फिर डॉली जो थी वो केवल यही विकसित हुई। इसके अलावा जो क्लोन तैयार किए गए थे उसके बाद में वो या तो डेवलप नहीं हुए या उनमें कुछ विकृतियाँ आ गई या कि कोई कमी आ गई उनमें, इसलिए डॉली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको कुछ भेजूंगी, उन्हें आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच।